आज हमारी अध्ययन का विषय है छिंदक नागवंश, जो बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के शासक रहे थे। इस वंश के राजा। आइए भूमिका देख लेते हैं। प्राप्त ऐतिहासिक स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागवंश के छिंदक नागों के द्वारा बस्तर में राज्य की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र को इस समय चक्रकोट कहा जाता था। इनका उल्लेख चक्रकोट, चक्रकूट, चक्रकोट्टा आदि के राजाओं के रूप में हुआ है। ये एक ही स्थान का नाम है जो अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में कहा गया। चक्रकोट के नागवंशी राजाओं के द्वारा अपने आप को कश्यप गोत्रीय माना जाता था और छिंदक कुल का इनके द्वारा अपने को बताया गया। इनकी राजधानी बारसूर थी, जो कि जगदलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनका ध्वज सर्प चिन्ह युक्त था, इसलिए इनकी पहचान होती है नागवंशियों के रूप में, तथा चिन्ह बाघ व बाघ शावक था। इन राजाओं के द्वारा विभिन्न उपाधियां धारण की गई, जिनमें सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी अथवा भोगवती पुरेश्वर की उपाधि थी। आधुनिक बस्तर में भोगराम अथवा दंतेवाड़ा को भोगवतीपुरम के नाम से जाना जाता था। यह पौराणिक नगर है। नागों की अधीनता में बस्तर का बड़ा भाग था। डॉक्टर राम कुमार बेहार लिखते हैं, इसके उत्तर में दक्षिण कोसल तथा दक्षिण में आंध्र अथवा वेंगी का प्रदेश था। इसके पूर्व में सबरी नदी की उपत्यका एवं पश्चिम में प्राणहिता नदी पर्यंत इनकी सीमा का विस्तार था। इंद्रावती नदी घाटी बस्तर के नाग राजाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विद्यमान थी। इंद्रावती नदी के उत्तर में प्राप्त शिलालेखों की भाषा संस्कृत है। उत्तर में जो प्राप्त हुए हैं शिलालेख वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और लिपि देवनागरी है। इंद्रावती नदी के दक्षिण में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा तेलुगु है। बस्तर से नागवंश के 28 ताम्रपत्र एवं शिलालेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं। सोमेश्वर प्रथम तथा राजभूषण के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। बस्तर क्षेत्र में नल वंश के पतन के पश्चात 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय की कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इस अंधकार युग के पश्चात 10वीं सदी के अंत से छिंदक नागों का प्रवेश बस्तर में होता है। इनके द्वारा कोरापुट क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया गया था। बस्तर के क्षेत्रों में नाग कहाँ से आए थे? बस्तर के क्षेत्र के मूल निवासी नहीं थे तो किस जगह से आए थे? इसको लेकर के अलग अलग मत हैं, पर ज़्यादातर लोग, जिनमें डॉक्टर हीरालाल शुक्ल, जो नागों का आगमन दक्षिण भारत से स्वीकार करते हैं। डीसी सरकार ने भी कन्नड़ प्रदेश से इनके आगमन की बात स्वीकार की है, तो ज़्यादातर लोग दक्षिण भारत से इनके आगमन को स्वीकार करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में 1065 ईस्वी के नाग नृपति या राजा मधुरांतक देव का राजपुर ताम्रपत्र, सोमेश्वर प्रथम का कुरुसपाल अभिलेख, मामक देवी के दंतेवाड़ा का तेलुगु शिलालेख, राजा हरिश्चंद्र का टेमरा सती अभिलेख, इन सभी में चक्रकोट या चक्रकूट या चक्रकोट्टा अलग अलग नाम मिलते हैं। इसका उल्लेख अवश्य हुआ है। इन शासकों का क्रम और इनके प्रमुख कार्य क्या थे, इस पर चर्चा करेंगे। पहला शासक नृपति भूषण एर्राकोट नाम के स्थान से 1023 ईस्वी में खंडित शिलालेख प्राप्त होता है। इसके विषय में इससे जानकारी मिलती है कि छिंदक नागों के प्रथम राजा नृपति भूषण थे। इस शासक के शासनकाल में ही 1024 में राजेंद्र चोल के द्वारा शक्रकोट्टम, जो उल्लेख उसने किया है, शक्रकोट्टम जो वास्तव में चक्रकोट ही था, को जीता गया। किंतु इस विषय में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलने के कारण इस घटना को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता।
दूसरे शासक थे जगदेक भूषण। इस वंश का द्वितीय शासक धारावर्ष जगदेक भूषण था। धारावर्ष इसकी उपाधि थी। इसके कार्यकाल का सन 1060 का एक शिलालेख बारासुर में प्राप्त हुआ है। जगदेक भूषण का उल्लेख पोट्टीनार, नारायणपाल, कुरुसपाल आदि के शिलालेखों में हुआ है। इसके कार्यकाल के एक सामंत महामंडलेश्वर चंद्रादित्य के द्वारा बारासुर में चंद्रादित्य समुद्र नामक एक तालाब खुदवाया गया था तथा उसके तट पर चंद्रादितेश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय स्वयं जगदेक भूषण यहाँ पर उपस्थित था। अभिलेख में चंद्रादित्य को अम्मग्राम का स्वामी कहा गया है। 1060 ईस्वी के पश्चात के शिलालेखों में धारावर्ष का नाम प्राप्त नहीं होता है। अतः यह स्वीकार किया जाता है कि यह उसके अंतिम वर्ष का सन रहा होगा। जगदेक भूषण की उपाधि धारावर्ष थी। राजभूषण की उपाधि भी उसके द्वारा ग्रहण की गई थी। तीसरे शासक के रूप में मधुरांतक देव थे। इस वंश का तृतीय शासक हुआ। यह छिंदक नागवंश का था अथवा नहीं, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। उसके ध्वज में ऐरावत, ऐरावत जो हाथी, इंद्र का हाथी माना जाता है, ऐरावत के पीछे कमल तथा कदली पत्र, केले के पत्र का अंकित होना यह तो निश्चित रूप से दर्शाता है कि वह नागवंश का था, किंतु छिंदक नागवंश का था अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। बस्तर अंचल के दो प्रमुख मंडल थे, एक चक्रकोट और दूसरा भ्रमरकोट। इसमें से भ्रमरकोट मंडल का वह मांडलिक था। भ्रमरकोट कहाँ था, इसे लेकर प्रवीर चंद्र भंजदेव ने लिखा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ भ्रमरकोट्या मंडल नारंगी नदी के दाहिने पर होगा, ये उन्होंने लिखा। राजपुत्र ताम्रपत्र में मधुरांतक को भ्रमरकोटच्य राजा कहा गया है। डॉक्टर के झा के अनुसार चक्रकोट के छिंदक नागों की मूल शाखा एवं मांडलिक के रूप में उसी कुल का एक सदस्य मधुरांतक देव भ्रमरकोट मंडल में शासन करता था। इस शासक ने नाग साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए। मधुरांतक ने धारावर्ष को संभवतः युद्ध में परास्त कर राज्य सत्ता प्राप्त की थी। अतः धारावर्ष जगदेक भूषण के पुत्र सोमेश्वर प्रथम ने मधुरांतक को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और दोनों मंडलों पर अधिकार कर लिया। इस तरह से पिता की हार या पराजय का बदला उसने लिया। सोमेश्वर प्रथम के कुरुसपाल अभिलेख में लिखा है, निहत्य वीरों मधुरांतकम नृपम महाबलस्तम मधुरा मिरणे। जिस प्रकार नारायण या विष्णु ने मधुकैटभ तथा अन्य दुष्टों का वध किया था, उसी तरह सोमेश्वर ने युद्ध में मधुरांतक का वध किया। चित्रकूट से संलग्न तेमारा महानगर का उल्लेख महादेवी के कुरुसपाल अभिलेख से प्राप्त होता है। उसने भोगवतीपुरेश्वर का विरुद्ध धारण किया था। राजपुर से प्राप्त एक ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने भ्रमरकोट मंडल में स्थित राजपुर नामक ग्राम दान में दिया था। अब हम देखेंगे इस वंश के सबसे प्रतापी शासक सोमेश्वर प्रथम के विषय में। यह इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इसने बस्तर राज्य को अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित किया था। यह एक विजेता के रूप में स्थापित हुआ। इसके काल के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुरुसपाल का अभिलेख प्रमुख है। यह सन 1097 ईस्वी का है। इसके काल का दूसरा अभिलेख गढ़िया से प्राप्त हुआ है, किंतु इसका महत्वपूर्ण अभिलेख कुरुसपाल का अभिलेख ही है, जो एक खंडित शिलालेख है। इस अभिलेख में सोमेश्वर प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार चित्रकूट का राज्य देवी विंध्यवासिनी की कृपा से उसे प्राप्त हुआ। उसने मधुरांतक देव का वध किया। सोमेश्वर ने संभवतः चोलों के साथ गठबंधन करके यह विजय प्राप्त की थी। शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि उसके पिता का नाम धारावर्ष और माता का नाम गुंडा महादेवी था। अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उसके पुत्र का नाम कन्हर देव था। अभिलेख में लिखा हुआ है कि उसने वेंगी को जला दिया।
भद्रपट्टन और वज्र को जीत लिया तथा दक्षिण कोसल के 6,96,000 गांवों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन्हीं विजय यात्राओं के दौरान उसका संघर्ष रतनपुर के कलचुरी राजाओं के साथ भी हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। रतनपुर के कलचुरी नरेश जाजल्लदेव प्रथम के एक शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि जाजल्लदेव ने युद्ध में सोमेश्वर, उसकी रानियों और मंत्रियों को बंदी बना लिया था, किंतु उसकी माता के अनुरोध पर उन्हें छोड़ दिया। यह युद्ध 1111 ईस्वी के पूर्व हुआ होगा। सोमेश्वर की माँ गुंडा देवी महादेवी के नारायण पाल शिलालेख के अनुसार 1111 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम का पुत्र कन्हार देव चक्रकोट का राजा था। कन्हर देव वास्तविक नाम था इसका। इसका शासनकाल 1069 से 1109 तक सामान्यतः 40 वर्षों का स्वीकार किया जाता है। जगदलपुर से पश्चिम की ओर 33 किलोमीटर की दूरी पर कुरुसपाल गांव है। यहाँ प्राप्त एक शिलालेख से उसकी विजयों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे गए इस शिलालेख में 39 पंक्तियाँ हैं। इसके अनुसार उसके द्वारा विजित क्षेत्र इस प्रकार थे। विजित क्षेत्र या विजित राजा जिनके साथ उसका संघर्ष हुआ था, उनका क्रम इस प्रकार है। पहला, मधुरांतक देव को परास्त करना। सोमेश्वर प्रथम के कुरुसपाल शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी मधुरांतक देव को युद्ध में परास्त किया तथा उसकी हत्या कर दी। युद्ध के दौरान उसकी हत्या हुई या युद्ध करते हुए वह मारा गया था। तो पहला, मधुरांतक देव का विवरण प्राप्त होता है। दूसरा, उड्र विजय। यह क्षेत्र उड़ीसा का माना जाता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। डीसी सरकार के अनुसार यहाँ का राजा सोमवंती उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ था। संभवतः यह युद्ध में मारा गया था, किंतु डॉक्टर अजय मिश्र के अनुसार यहाँ का राजा महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय था। तो थोड़ा मतांतर है। उड्र का क्षेत्र ये सभी मानते हैं कि यह उड़ीसा स्थित एक क्षेत्र था, जिसका विवरण महाभारत में भी हमें प्राप्त होता है। तीसरा विजय, वेंगी की विजय। दक्षिण भारत में वेंगी, सोमेश्वर ने वेंगी पर 2 बार आक्रमण किया। यह क्षेत्र गोदावरी तथा कृष्णा के दोआब का क्षेत्र था, मध्य का क्षेत्र रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। चक्रकोट की सीमा से लगे होने के कारण, जुड़े होने के कारण स्वाभाविक रूप से इनका संघर्ष होता रहा होगा। इस समय वेंगी का शासक कुलोत्तुंग प्रथम था, प्रतापी था, किंतु उसका पुत्र वीर चोड़ यहाँ पर सामंत था, जिस क्षेत्र को इसने जीता था। सोमेश्वर के द्वारा इसी को पराजित किया गया, ऐसा माना जाता है। राजधानी वेंगी को उसने जला दिया। इसके पूर्व चक्रकोट पर कई दक्षिणी राजाओं ने भी आक्रमण किया था और इस नगर को भस्मीभूत किया था। विजयादित्य ने तो चक्रकोट को जला ही दिया था। उसी का बदला इसने लिया और वेंगी को इसने जला दिया, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके बाद चौथी विजय या चौथा क्षेत्र था लेम्णा विजय। लेम्णा का उल्लेख कुरुसपाल शिलालेख के 15वें श्लोक से हमें ज्ञात होता है कि इसने लेम्णा पर विजय प्राप्त किया था। हीरालाल के अनुसार यह रायपुर जिले में स्थित लवण था, जबकि डीसी सरकार इसे बालाघाट का लवण बताते हैं। तो 2 स्थान, एक तो हमारे कॉलेज के पास ही स्थित लवन नगर है जो बड़ौदा बाजार से पहले है, वहाँ सामान्य तौर पर माना जाता है। डीसी सरकार इसको बालाघाट का लवन स्वीकार करते हैं। तो लेम्णा क्षेत्र की विजय, लेम्णा क्षेत्र की विजय इसने की थी। इसके बाद लांजी की विजय। कुरुसपाल शिलालेख में लांजी का उल्लेख है। प्रायः सभी इतिहासकार इसे बालाघाट स्थित लांजी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर त्रिपुरी के कलचुरी नरेश यशकर्ण का इस समय शासन था। तो बालाघाट के पास स्थित लांजी
के क्षेत्र को भी इसने जीता था, इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। छठा क्षेत्र था रतनपुर की विजय। कुरुसपाल शिलालेख के 16वें श्लोक से ज्ञात होता है कि बिलासपुर जिले के रतनपुर पर इसने विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक कौन था, इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस समय कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम संभवतः यहाँ पर शासन कर रहा था। सोमेश्वर प्रथम के लेख से स्पष्ट होता है कि उसने रतनपुर को इस तरह रौंद दिया था जैसा कि कोई विशालकाय हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। इस तरह का उल्लेख प्राप्त होता है। वज्र की विजय। कुरुसपाल शिलालेख में वज्र का उल्लेख है। यह शिलालेख के 19वें श्लोक में इसका विवरण है। डॉक्टर हीरालाल के अनुसार यह बैरागढ़ का क्षेत्र था जो बस्तर से लगा हुआ था। वर्तमान में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आता है। राजाओं की राजधानी होने के कारण वज्र का स्थान प्रसिद्ध था। तो इसके विषय में भी जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र को इसने जीता था। इसके बाद भद्रपत्तन पर विजय। कुरुसपाल शिलालेख के 19वें श्लोक में भद्रपत्तन का उल्लेख है। वर्तमान में इसे भांडक या भांडक के रूप में माना जाता है। यह बैरागढ़ से 70 मील दूर स्थित नगर है। भद्रावती के नाम से भी यह क्षेत्र जाना जाता था। महाकौशल की राजधानी होने के कारण भी इसे गौरव प्राप्त था। नवी विजय जिसका उल्लेख प्राप्त होता है कौशल पर विजय। कुरुसपाल अभिलेख में कौशल का उल्लेख 2 बार हुआ है। पहली बार रतनपुर अभियान के रूप में, दूसरी बार कौशल के 6,96,000 गांव पर अधिकार करने के संदर्भ में इसका उल्लेख होता है। इसमें संभवतः अभिमन्यु से यह क्षेत्र प्राप्त किए थे जो प्रतापी नरेश उद्योत केसरी महाभव गुप्त चतुर्थ की ओर से यहाँ पर शासन करता था। उनसे ये गांव छीने थे। यद्यपि 6,96,000 गांव तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, तो ये तो अतिशयोक्ति का प्रकरण दिखता है स्पष्ट तौर पर। लेकिन एक क्षेत्र प्राप्त किया गया होगा। बहुत सारे इस पर स्पष्टीकरण भी आते हैं कि अलग अलग जो जोत थे उनको गांव के रूप में बता दिया गया है, किंतु अतिशयोक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से यहाँ पर हुआ था। तो कौशल क्षेत्र के एक बड़े भाग पर इसने अधिकार प्राप्त किया था, ये स्वीकार किया जाता है। सोमेश्वर तथा जाजल्लदेव का प्रकरण आता है। मत है कि इसमें नहीं है, अलग अलग मत हैं। चक्रकोटा में जिस समय सोमेश्वर प्रथम अपने गौरव का प्रदर्शन कर रहा था, उसी काल में रतनपुर में जाजल्लदेव प्रथम अपनी गरिमा का प्रदर्शन कर रहा था। जाजल्लदेव के रतनपुर शिलालेख के 20वीं और 21वीं पंक्ति में ऐसा उल्लेख है कि जिसमें सातों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ऐसे सोमेश्वर को उसने युद्ध में बंदी बना लिया तथा रानी और मंत्रियों सहित कैद कर लिया। बाद में उनकी माता के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस सोमेश्वर को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। हीरालाल शुक्ल ये मानते हैं कि यह सोमेश्वर सोनपुर का सोमेश्वर था, जो सोमेश्वर प्रथम के अधीन एक मांडलिक था, तथा बालचंद्र जैन तथा मिरासी इसे सोमेश्वर प्रथम चक्रकोट का सोमेश्वर मानते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने अनेक उपाधियां धारण की थीं, जिसमें महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महेश्वर आदि थे। इसके काल में सोने के सिक्के भी चलाए गए थे, जिससे इसके राज्य की समृद्धि का स्पष्टीकरण होता है। डॉक्टर राम कुमार बेहार के अनुसार इसमें संदेह नहीं है कि सोमेश्वर प्रथम बस्तर के छिंदक नाग नृपतियों में सर्वाधिक पराक्रमी, कूटनीति में दक्ष, व्यक्तित्व का धनी था। बस्तर के इतिहास में उसका शासनकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि सोमेश्वर प्रथम सुप्रसिद्ध शासक था। उसकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई थी। सोमेश्वर देव के पश्चात चक्रकोट मंडल पर शासन करने वाले शासकों में कन्हर प्रथम, जयसिंह देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय और हरिश्चंद्र देव थे। छिंदक नागवंश के साथ कवर्धा में भी नागवंश का शासन था। यहाँ पर नागवंश की स्थापना 9वीं सदी के लगभग प्रारंभ हुई थी। इसे फणी
नागवंश के नाम से जाना जाता है। चौराग्राम के जंगल में स्थित मडवा या मड़वा महल नामक मंदिर के पास एक शिलालेख में फणिवंशी राजा रामचंद्र द्वारा शिव मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में 1349 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था यह शिलालेख। इसमें फणी वंश की उत्पत्ति से लेकर राजा रामचंद्र तक हुए सभी राजाओं के नाम दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रथम राजा इस क्षेत्र का अहिराज था। इसके पश्चात क्रमशः राजल्ल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववंदन, गोपालदेव, नलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयत्रपाल आदि हुए। जयत्रपाल का उत्तराधिकारी रामचंद्र हुआ जिसने यह प्रशस्ति लिखवाया था। यह भी ज्ञात होता है कि कवर्धा के नागवंशी राजा रतनपुर के कलचुरियों का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। तो यह छिंदक नागवंश और फणी नागवंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी जो छत्तीसगढ़ से संबंधित थी।